अब सेक्शन 20A के अंदर बताया गया है स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे बताया गया है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई सूट फाइल किया गया है और कोर्ट में वो सूट चल रहा है तो उसके अंदर वो कोर्ट जो है इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा। कहाँ पर ऐसा इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा? जहाँ पर ऐसे इंजंक्शन की वजह से वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है उसके अंदर डिले आएगा, उसके ऊपर इम्पीडिमेंट होगा। ऐसे केसेस के अंदर वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके सूट में इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा। फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया गया है कि इस सेक्शन और सेक्शन 20B या फिर सेक्शन 41 के क्लॉज HA के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मीनिंग क्या होगी, जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर नया शेड्यूल जोड़ा गया है उसके अंदर जो मीनिंग दी गई है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को वही मीनिंग यहाँ पे ली जाएगी। फिर आगे बताया गया है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के रिक्वायरमेंट को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना उसको अगर ज़रूरत लगती है तो वो बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट वो शेड्यूल के अंदर उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो कॉलम है उसको अमेंड भी कर सकती है। अब आगे बताया गया है ये जो नोटिफिकेशन निकाला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो नोटिफिकेशन जो है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखा जाएगा, कम से कम 30 दिन के लिए रखा जाएगा, जो कि एक सेशन या दोनों सेशन में मिलके भी हो सकते हैं, कंटिन्यूटी में भी हो सकते हैं दोनों सेशन के अंदर। फिर वहाँ पे दोनों हाउसेस जो है उस नोटिफिकेशन अंदर मॉडिफिकेशन के लिए राज़ी होते हैं या फिर दोनों हाउसेस ये एग्री करते हैं कि ऐसा नोटिफिकेशन नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसे केसेस में वो नोटिफिकेशन जो है ना वो उस मॉडिफाइड फॉर्म के तहत काम करेगा जो कि दोनों हाउसेस ने एग्री करा है, या फिर वो जो नोटिफिकेशन है वो काम नहीं करेगा अगर दोनों हाउसेस ने रिजेक्ट कर दिया ऐसे नोटिफिकेशन का एक्सेप्ट करने से। लेकिन ये बात याद रखनी होगी कि ऐसा मॉडिफिकेशन या ऐसा जो अनलमेंट किया गया दोनों हाउसेस के द्वारा वो ऐसे नोटिफिकेशन के चलते कुछ काम कर दिए गए हैं, पहले ही कर दिए गए, तो उनको इनवैलिड करार नहीं करेंगे, उनकी वैलिडिटी तो बरकरार रहेगी। आगे से फिर जो भी काम किया जाएगा उस मॉडिफिकेशन या एनलमेंट के बेसिस पे ही होगा। फिर सेक्शन 20B बात करता है स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। फिर आगे बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन के अंदर किसी भी सिविल कोर्ट को स्पेशल कोर्ट की पावर दे सकती है, स्पेशल कोर्ट उसको बना सकती है, डेजिग्नेशन दे सकती है और उनको ये पावर दे सकती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ना उनसे रिलेटेड जितने भी सूट आ रहे हैं उनको आप ट्राई कर सकते हैं। फिर सेक्शन 20C के अंदर बताया गया एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ दी सूट। अब इसमें बताया गया कि CPC में कुछ भी बात लिखी हुई है उसके होते हुए भी इस एक्ट के तहत जो भी कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं उनके द्वारा ये जो केसेस आ रहे हैं ना उनका एक्सपीडियस डिस्पोजल होगा और सर्विस ऑफ समन और डिफेंडेंट के ऊपर जब सर्विस ऑफ समन हो चुकी है उससे 12 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज करना होगा उस सूट को। फिर आगे बताया गया है कि ऐसा जो 12 महीने का पीरियड है उसको इन एग्रीगेट 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये जो बढ़ा रहे हैं ना उसकी राइटिंग में रीज़न देना होगा कि राइटिंग में हम रीज़न देते हैं और इस रीज़न की वजह से हम वो 12 महीने की पीरियड को इन एग्रीगेट 6 महीने तक बढ़ा रहे हैं। फिर 21 में बात की गई है पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। इसमें क्या बताया गया है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है सबसेक्शन 1 के अंदर कि जो व्यक्ति स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा रहा है कॉन्ट्रैक्ट की वो ऐसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करने के साथ साथ कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है ऐसे सूट के अंदर, उसके एडिशन में कि वो भी दिलाओ और उसके साथ में मुझे ये दिलाओ। पहले सेक्शन के अंदर इन एडिशन टू और इन सब्सटीट्यूशन ऑफ ये लिखा हुआ था, मतलब या तो उसके साथ दिलाओ या उसके बदले में मुझे ऐसे दिलाओ। वो बदले वाला पार्ट हटा दिया गया है, वो सब्सटीट्यूशन वाला पार्ट हटा दिया गया है। अब यहाँ पे सिर्फ ये है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलाओ और उसके साथ साथ मुझे कंपनसेशन भी दिलाओ वो जो ब्रीच कर रहा है उसके लिए। अब यहाँ पे सबसेक्शन 2 में बताया गया कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं कराया जा सकता लेकिन पार्टीज़ के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसकी ब्रीच की वजह से जो प्लेंटिफ है उसको नुकसान होगा, उसको लॉस होगा, तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट जो है ना वो सामने वाली पार्टी जो ब्रीच कर रही है उसके द्वारा उस प्लेंटिफ को कंपनसेशन भी दिला सकती है। फिर आगे बताया गया है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के होते हुए भी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो मैं करा दूंगा लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना ही सफिशिएंट नहीं है, वो जो पार्टी है उसको ब्रीच से कुछ नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई भी मुझे करानी चाहिए। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ वो उसको कंपनसेशन भी दिला सकती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। सबसेक्शन 4 में बताया गया है कि कोर्ट जो कंपनसेशन दिलाएगी ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो उसका अमाउंट डिसाइड करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 73 है उसके जो प्रिंसिपल्स है ना उसको ध्यान में रखते हुए वो जो अमाउंट है कंपनसेशन का वो डिसाइड करेगी। सेक्शन 73 बात करता है कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसके प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भी वो कंपनसेशन दिला सकती है।
अब सबसेक्शन 5 के अंदर बताया गया है कि जब तक प्लेंट के अंदर वो पार्टी कंपनसेशन क्लेम नहीं करती है, जब तक प्लेंटिफ कंपनसेशन क्लेम नहीं करता, तब तक कोर्ट उसको कंपनसेशन नहीं दिलाएगी, सुओ मोटो नहीं दिलाएगी। आप क्लेम करिए, हम आपको ज़रूर दिलाएंगे। फिर प्रोविजो में बताया गया कि अगर किसी के द्वारा प्लेंट के अंदर कंपनसेशन वाला पॉइंट लिखना रह गया है, मिस कर दिया है उसने, तो कोर्ट उसको मंजूरी दे सकती है कि आप कोर्ट के अंदर किसी भी स्टेज के ऊपर अपना जो कंपनसेशन वाला पॉइंट है वो प्लेंट के अंदर अमेंड कर सकते हो, लेकिन कोर्ट कुछ कंडीशंस लगाते हुए, कुछ टर्म्स बताते हुए ही उनको अलाउ करेगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अब नहीं हो सकता, इस वजह से कोर्ट जो है वो इस सेक्शन के अंदर अपना जो जुरिस्डिक्शन है कंपनसेशन वगैरह दिलाने का, ऐसा जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने से नहीं चूक सकता। मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भले ही नहीं हो सकता हो, लेकिन कोर्ट के पास तो पावर रहेगी वो इस सेक्शन के तहत अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करे। अब सेक्शन 22 बात करता है पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजेशन, पार्टीशन, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी एटसेट्रा। इसमें बताया गया है कि सीपीसी के अंदर कोई कॉन्ट्ररी बात के लिखे हुए होते हुए भी अगर कोई पार्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर करवा दिए, तो अप्रोप्रिएट केस के अंदर वो किस किस चीज़ों को मांग सकता है। सबसे पहले बताया गया है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के एडिशन में वो पोजीशन, पार्टीशन या सेपरेट पोजीशन के लिए भी क्लेम कर सकता है। साथ के साथ में वो कोई दूसरी रिलीफ जो वो क्लेम कर सकता है, जिसके पास एंटाइटल्ड है उसको रिलीफ को क्लेम करने का, साथ ही साथ वो भी क्लेम कर सकता है। और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर उसने कोई अर्नेस्ट मनी दी है, कोई साई दी है, कोई डिपॉजिट किया है पहले, तो वो भी क्लेम कर सकता है। ऐसे केसेस में जहाँ पे उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिफ्यूज़ कर दिया गया हो, ऐसे केसेस में वो जो उसने अर्नेस्ट मनी जो डिपॉजिट किया था, जो साई दी थी प्रॉपर्टी की, टोकन मनी जिसको हम कहते हैं, वो जो दी थी उसको भी वो क्लेम कर सकता है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है सबसेक्शन 2 में कि ऐसी जो रिलीफ क्लेम कर रहा है ना, वो जब तक नहीं दी जाएगी जब तक प्लेंट के अंदर उसने ऐसी रिलीफ क्लेम नहीं करी। अब इसमें आगे कह रहा है कि सबसेक्शन 1 के अंदर जो क्लॉज ए बी के अंदर वो रिलीफ क्लेम कर रहा है वो तब तक नहीं दिलाई जाएगी जब तक कि वो स्पेसिफिकली क्लेम नहीं करे ऐसी रिलीफ को। फिर आगे ये भी बताया गया है कि अगर ऐसा क्लेम करने से चूक जाता है तो कोर्ट उसको किसी भी स्टेज के ऊपर अपने प्लेंट के अंदर अमेंड करके ऐसे रिलीफ को क्लेम करने के लिए अलाउ कर सकता है कुछ टर्म्स के ऊपर। अब ये कह रहा है कि सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी के अंदर जो पावर दी गई है कोर्ट को रिलीफ दिलाने के लिए, वो उसके सेक्शन 21 के अंदर जो पावर्स हैं रिलीफ देने की, उसके प्रिजुडाइस में नहीं होगी, उससे हटके ही होंगी। फिर सेक्शन 23 के अंदर बताया गया है कि लिक्विडेशन ऑफ रिलीफ नॉट। अब सेक्शन 23 के अंदर बताया गया कि अगर डैमेजेस का लिक्विडेशन हो गया है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर बार नहीं होगा। इसमें बताया गया है कि जहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म कराने के लिए लायक है, वहाँ पे तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही कराया जाएगा, भले ही उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा एक अमाउंट फिक्स किया गया है कि ब्रीच होने पे इतना अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसी चीज़ लिखी है कि अगर ब्रीच किया गया तो इतना अमाउंट आपको दे दिया जाएगा, इस चीज़ के होते हुए भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्सिबल है तो कोर्ट के द्वारा तो स्पेसिफिकली एनफोर्स ही कराया जाएगा। और ये कब दिलाया जाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? जब कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट को देखा और सर्कमस्टेंसेस देखी और ये तय किया कि ये जो अमाउंट फिक्स किया गया था ये तो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को सिक्योर करने के लिए किया गया था। मतलब ये डराने के लिए था कि अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया तो इतना अमाउंट आपको मुझे देना होगा। अगर सिर्फ डराने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अमाउंट मेंशन किया गया था तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही कराएगी कोर्ट। भले ही सामने वाली पार्टी उस अमाउंट को देने के लिए विलिंग हो, वो पैसे देने के लिए तैयार हो, फिर भी कोर्ट तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही कराएगी। ये देखते हुए कि वो जो अमाउंट है वो सिर्फ डराने के लिए मेंशन किया गया था, उसका इंटेंशन ये नहीं था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो तो मैं पैसे ले लूँगा। अब सब सेक्शन 2 के अंदर बताया गया है जब कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा देगी ना तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट मेंशन किया गया है उसकी डिक्री पास नहीं करेगी। कोर्ट ऐसा नहीं करेगी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा दे और उसके साथ साथ जो अमाउंट मेंशन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो भी दिलवा दे, ये तो उसके ऊपर कुछ ज़्यादती हो जाएगी। फिर सेक्शन 24 के अंदर बताया गया है बार ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल फॉर सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट को या फुली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए अगर कोई सूट फाइल किया गया तो और अगर वो डिसमिस हो गया तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच का जो कंपनसेशन है या ऐसे पार्ट की ब्रीच का जो कंपनसेशन है उसके लिए जो सूट है ना वो भी बार हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरी रिलीफ है जो कि ऐसे ब्रीच के होने पे उसके पास आ गई है, मतलब किसी ब्रीच के होने पे अगर उस व्यक्ति के पास कोई दूसरी रिलीफ है डैमेजेस और कंपनसेशन क्लेम करने के अलावा, उनके ऊपर तो बार नहीं होगा। लेकिन अगर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो अगर डिसमिस हो गया है तो कंपनसेशन का जो सूट है वो भी बार हो जाएगा।
ये सेक्शन जो है ना वो मल्टीप्लिसिटी को रोकने के लिए किया है। अगर आपको क्लेम करना है तो आप एक ही सूट करने कर लीजिए, बार बार अलग अलग सूट क्यों लाते हैं? तो ये मल्टीप्लिसिटी रोकने के लिए किया गया है। अब सेक्शन 25 के अंदर ये बताया गया है कि इस चैप्टर के जो प्रोविजंस है जो कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं वो उन अवार्ड के ऊपर भी लागू होंगे जिन अवार्ड के ऊपर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट लागू नहीं होता, और उन डायरेक्शन के ऊपर भी लागू होंगे जो विल या कोडिसिल के अंदर किसी सेटलमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो बचे हुए प्रोविजन है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरे कवर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैंने बाकी जितने भी वीडियोज़ बना रखे हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उनको जाकर ज़रूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।